दोस्तों, तरुण से मिलिए। तरुण एक 25 साल का हार्ड वर्किंग लड़का है और एक बहुत ही अच्छा शेफ है। तरुण एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में काम करता है। लोगों को उसके बनाए खाने बहुत पसंद आते हैं। कुछ कस्टमर्स तो खास तरुण के हाथ का खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट आते हैं, जिससे रेस्टोरेंट में कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। एक दिन तरुण के रेस्टोरेंट में उसका पुराना फ्रेंड आता है। तरुण के हाथ का खाना खाकर सबकी तरह वो भी तरुण का फैन बन जाता है और उसे कहता है, भाई तू तो इतना अच्छा खाना बनाता है, फिर तू इस रेस्टोरेंट में काम करके अपने टैलेंट को वेस्ट क्यों कर रहा है? इससे तेरे बॉस का रेस्टोरेंट तो काफी मस्त चल रहा है, लेकिन इससे तुझे क्या फायदा हो रहा है? तरुण का फ्रेंड जब उससे ये सारी बातें करता है तो उस समय तरुण ज्यादा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन कुछ दिन इस बारे में सोचने के बाद उसे भी अपनी दोस्त की बात सही लगती है। वो सोचता है मेन्यू डिसाइड करना, कुकिंग करना, उसको प्रेजेंट करना, ये सारे काम तो वो खुद करता है और उसका बॉस वो तो बिना कुछ किए सिर्फ नोट गिनता है। इसलिए फिर अपने दोस्त के इन्फ्लुएंस में आकर तरुण अपने रेस्टोरेंट को छोड़ देता है और अपने कुछ सेविंग्स एंड बैंक की हेल्प लेकर अपना खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है। शुरुआत में तरुण के रेस्टोरेंट में कोई खास भीड़ नहीं होती है, लेकिन तरुण फिर भी अपने कस्टमर्स के लिए अच्छा खाना बनाता है। वो अलग अलग ओकेजन पर अपने रेस्टोरेंट को डेकोरेट करता है और मेन्यू को भी टाइम टू टाइम अपडेट करता है। रेस्टोरेंट का फ्रेंडली एनवायरनमेंट और तरुण के कोशिश की वजह से जल्द ही उसके रेस्टोरेंट में लोग आने लगते हैं, जिससे उसकी कमाई तो होती है पर उसका वर्कलोड भी काफी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो पहले की तरह अपने कस्टमर्स के लिए यूनिक स्टाइल का खाना नहीं बना पाता है और ना ही वो साफ सफाई करके अपने रेस्टोरेंट को डेकोरेट कर पाता है। सुबह रेस्टोरेंट ओपन करने से रात को रेस्टोरेंट बंद करने तक उसका सारा का सारा टाइम सिर्फ काम करने में चला जाता है। फिर भी वो अपने काम ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है, जिस वजह से रेस्टोरेंट के काम से एक दिन तंग आकर तरुण रेस्टोरेंट के लिए एक शेफ हायर कर लेता है, जिससे कि उसे रेस्टोरेंट को मैनेज करने, उसकी मार्केटिंग करने और अकाउंट्स देखने के लिए टाइम मिल जाए। लेकिन नए शेफ के खाने में वो बात नहीं थी। ऊपर से नया शेफ बहुत छुट्टी करता था, जिस वजह से कस्टमर्स तरुण से शिकायत करने लगे। इसीलिए तरुण गुस्से में आकर नए शेफ को काम से निकाल देता है और रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी फिर से अपने कंधों पर ले लेता है। तो जहां तरुण पहले रेस्टोरेंट में 12 घंटे काम करता था, अब उसे रेस्टोरेंट में 15 घंटे काम करना पड़ रहा था। तरुण ने सोचा शेफ तो किसी काम का नहीं था, पर अगर मैं किसी मैनेजर को रख लेता हूँ तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। इसीलिए अगले दिन तरुण मैनेजर को काम पर रख लेता है। लेकिन कोई भी मैनेजरियल वर्क ना करने के बाद भी तरुण को सारा टाइम किचन को देखना पड़ता। ऊपर से रेस्टोरेंट का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेस्टोरेंट के लिए सामान और मैनेजर की सैलरी देने के बाद तरुण के पास अपने लिए कुछ खास नहीं बचता है। जैसे तैसे तरुण 2 साल तक अपने रेस्टोरेंट को कम प्रॉफिट में भी चलाता है, पर फिर जब वो देखता है कि उसके हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो वो रेस्टोरेंट को बंद करके फिर से दूसरे के रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। ये सिर्फ तरुण की कहानी नहीं है। तरुण जैसे इंडिया में कई लोग हैं जो पूरे पैशन और मोटिवेशन के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन लैक ऑफ प्रॉफिट एंड हद पार कंपटीशन की वजह से उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। Investopedia.com के इस रिपोर्ट को देखें तो 20% न्यू बिजनेस शुरू होने के 2 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। 45% बिजनेस 5 साल में और 65% बिजनेस 10 साल में फेल हो जाते हैं। सिर्फ 25% बिजनेस ही हैं जो 15 सालों तक सरवाइव कर पाते हैं। पर क्यों? 75% लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस फेल हो जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और आपको माइकल ई गर्बर की बुक द ई मिथ रिविजिटेड से ऐसे लेसन बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई एम इन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द ई मिथ? द एंटरप्रेन्योरियल मिथ। अच्छा, आप एक बात बताओ, बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? नो डाउट आप में से मैक्सिमम लोगों का एक ही आंसर होगा, एंटरप्रेन्योर, जो कि सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं, बल्कि बिजनेस तो वो लोग स्टार्ट करते हैं जो किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हैं, जैसे कोडर, शेफ, हेयर स्टाइलिस्ट, प्रोग्रामर्स असल में टेक्नीशियन लोग हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। पर जरूरी नहीं है कि अगर कोई शेफ अच्छा फ्राइड चिकन बनाता है तो वो KFC जैसा आउटलेट भी चला पाएगा, या अगर कोई कोडर कोड लिखने में एक्सपर्ट है तो वो मार्क जुकरबर्ग की तरह मेटा जैसा कोई बिजनेस खड़ा कर दे। क्योंकि एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए टेक्निकल स्किल की जितनी जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा जरूरत उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, अकाउंट्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्लानिंग जैसे स्किल्स की होती है। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इस बात को समझते नहीं है। वो सिर्फ अपने टेक्निकल स्किल के एक्सपर्टीज को देखकर बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब वो बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं तब उन्हें समझ आता है कि टेक्निकल चीजों के अलावा भी एक बिजनेस को चलाने के लिए कई चीजें लगती हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो अपना काफी लॉस कर चुके होते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे कहानी के तरुण की तरह भी उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। द एंटरप्रेन्योर सीजर। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 75% जेन ज़ी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं।
क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है वो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों की हमेशा यही अप्रोच रहती है कि अगर एक 20 साल का लड़का MBA ड्रॉप आउट करके MBA चाय वाला जैसा बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो हम इस समय 4/6 के ऑफिस में एक फिक्स्ड सैलरी 26 दिन की नौकरी में अपनी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहे हैं। इसी अप्रोच के साथ लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और अगर कोई इस बारे में सोचता है तो उन्हें बाकी मोटिवेशन सोशल मीडिया से मिल जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले, स्कैम करने वाले लोग पैसों की गड्डी, कार, घर, लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों के इमोशन को ट्रिगर करते हैं और उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम, बी योर ओन बॉस, बिकम एंटरप्रेन्योर जैसे टर्म्स बोलकर हवा में चढ़ाते हैं, जिससे हर आम सा बंदा खुद को खास समझने लगता है। और यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में बहुत से स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। इंडिया को ही देखें तो हर साल इंडिया में 26,522 स्टार्टअप रजिस्टर होते हैं, और इसी जोश में शुरू किए गए बिजनेस को ही ऑथर एंटरप्रेन्योर सीजो कहते हैं। जब लोग हटाओ जॉब को, अब तो बिजनेस करते हैं और पैसा बनाते हैं की सोच रखकर बिजनेस शुरू करते हैं, तो ये वही बिजनेस होता है जो आने वाले कुछ सालों के अंदर फेल हो जाएगा। तो क्या एक जॉब करने वाला मिडिल क्लास आदमी बिजनेस नहीं कर सकता? अगर ऐसा है तो रितेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, दीपेंद्र गोयल जैसे लोगों ने अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया? ऑथर कहते हैं, नॉर्मल लोगों के बिजनेस शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब वो एक रॉन्ग अप्रोच के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन के माइंडसेट के साथ कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक टेक्नीशियन के माइंडसेट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं, यानी जो काम आपको अच्छे से आता है, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इसी से चल जाएगा, तो इस वजह से आप भी तरुण की तरह अपने बिजनेस को फर्स्ट डे से उसमें एम्प्लॉय की तरह काम करने लगते हैं। तो आपने पहले ही बिजनेसमैन बनने का पहला रूल तोड़ दिया है, क्योंकि एक बिजनेसमैन बिजनेस में एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता है, बल्कि वो अपने बिजनेस पर काम करता है और अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। आप जेफ बेजोस को ही देख लीजिए। क्या जेफ अमेज़न के काम को खुद देखते हैं? अगर जेफ एक दिन ऑफिस नहीं गए तो क्या अमेज़न बंद हो जाएगा? पर आपके एब्सेंस में आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस के कर्ता धर्ता आप ही हैं, जिससे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी ना तो आप अपने टाइम को एंजॉय कर पाएंगे, ना आपको फ्रीडम मिलेगी। ऊपर से आपको एक जॉब से कहीं ज्यादा टाइम अपने बिजनेस को देना होगा। ऊपर से यहाँ तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए भी कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा। इसलिए जोश में आकर फ्लो में कोई बिजनेस स्टार्ट करने से बेहतर है कि आप पहले खुद बिजनेस की पूरी ABCD जान लें, जिससे बिजनेस करने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सही तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। मैं अब आपको इस बुक से 6 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, तो आप एक एक बात ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, द 3 पिलर्स ऑफ योर बिजनेस। किसी भी बिजनेस के 3 पिलर्स होते हैं। पहला द प्लानर यानी एंटरप्रेन्योर, द सेवियर यानी मैनेजर, और तीसरा द डूअर यानी टेक्नीशियन। ये तीनों लोग एक साथ काम करके किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, पर अगर इनमें से एक भी मिसिंग रहा तो आपके बिजनेस का हाल भी तरुण जैसा ही होगा। इस पिलर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसी के माइंड में सारे आइडियाज आते हैं। एक एंटरप्रेन्योर ही होता है जो बिजनेस के लिए नए और क्रिएटिव चीजें सोचता है। एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में हर टाइम बस यही चलता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करे, इसीलिए वो अपने बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज लेकर आता है। अब आता है दूसरा पिलर, यानी कि अपना मैनेजर, जिसका काम है एंटरप्रेन्योर के सपने को रियलिटी में बदलना। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को लेकर जो भी सपने देखता है, मैनेजर उसे बिजनेस के पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर करता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। मैनेजर देखता है कि पिछली बार किस प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया था और प्लान एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। मैनेजर, आप समझ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर के आइडियाज को डेटा और फैक्ट्स के बेस पर रियलिटी में ढालने की कोशिश करता है, जबकि वहीं तीसरे पिलर का काम है एंटरप्रेन्योर के आइडियाज और मैनेजर के प्लान को एग्जीक्यूट करना। टेक्नीशियन बिजनेस में अपना कोई दिमाग नहीं लगाता है, उसे ऊपर से जो भी ऑर्डर दिया जाता है वो उसी को फॉलो करता है। किसी भी बिजनेस के सफल होने के लिए इन तीनों पिलर्स का एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना जरूरी है। आप जितने भी बिजनेस सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं या चख चुके हैं, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इन तीनों पिलर्स को बैलेंस कर लिया है। माइकल कहते हैं, एक स्मॉल बिजनेस में एक आदमी 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और 10% एंटरप्रेन्योर होता है। नॉर्मली लोग बिजनेस के आगे पीछे कुछ सोचते नहीं हैं और सिर्फ एक डूअर के माइंडसेट से अपना काम करते रहते हैं। इवेंचुअली उनके बिजनेस में ना तो किसी तरह का कोई इनोवेशन होता है, ना तो उनके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन होता है, जिस वजह से वो ठीक से अपना बिजनेस चला नहीं पाते हैं और उनका बिजनेस फेल हो जाता है। नंबर 2, स्टेजेस ऑफ बिजनेस। चाहे कोई गेम हो या फिर बिजनेस, हर चीज में स्टेजेस होती है और इन स्टेजेस को पार करके ही एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है।
माइकल बुक में बिजनेस के 3 स्टेजेस के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज है इन्फेंसी। इस स्टेज में लोगों के माइंड में बिजनेस करने का ख्याल आता है। फिर क्या, वो अपने सेविंग्स को देखते हैं और थोड़े बहुत कैपिटल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में वो अपने सारे काम खुद ही मैनेज करते हैं, पर टाइम के साथ जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो वो थक जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। इसीलिए ऑथर यहाँ कहते हैं, आप जिस भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन से इंस्पायर होकर बिजनेस में आए हैं, उन सभी लोगों ने अपने टाइम पर इन्फेंसी स्टेज को पार किया था। आपको क्या लगता है, अमेज़न क्या बिना इस स्टेज से गुजरे इतना बड़ा बिजनेस बन गया? नहीं ना, क्योंकि जेफ बेजोस ने अमेज़न को स्टार्ट करते वक्त बुक्स और प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लेने के साथ प्रोडक्ट डिलीवरी, मार्केटिंग, अकाउंट्स हैंडल करने जैसा सारा काम खुद ही किया था। इसलिए आपको भी स्टार्टिंग में ये सारे काम खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, यानी एडोलेसेंट स्टेज। इस स्टेज में बिजनेसमैन को रियलाइज होता है कि अगर उसे बिजनेस को चलाना है और बिजनेस को ग्रो करना है तो वो अकेला सारा काम खुद नहीं कर सकता, उसे अपने साथ किसी न किसी को काम पर रखना होगा। इसलिए फिर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एम्प्लॉय भी रख लेता है। लेकिन फिर इस स्टेज में आकर उसे बार बार ऐसा लगता है कि जितने अच्छे से वो अपने काम को कर सकता है वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसीलिए फिर बिजनेसमैन एम्प्लॉय को हटा देता है और बिजनेस के सारे काम खुद देखने लगता है, जिससे वो फिर से स्टेज 1 में चला जाता है। अब आता है स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। नो मैटर आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा, इस स्टेज में आपने बिजनेस का सारा काम डेलीगेट किया हुआ है और सभी लोग आपके काम को अच्छे से कर भी रहे हैं। तो इस स्टेज में बिजनेसमैन अपने बिजनेस से छुट्टी ले सकता है और मनाली घूमने भी जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर बिजनेस का कोई लोड नहीं है। ऑथर कहते हैं जो बिजनेस इस स्टेज तक आ जाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर इस स्टेज में आने से पहले बिजनेस को बाकी सारे स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए आपको जब भी कोई बिजनेस आइडिया आए तो उसे तुरंत एग्जीक्यूट करने की जगह आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। नंबर 3, बिल्ड अ सिस्टम नॉट अ बिजनेस। KFC का चिकन, डोमिनोज का पिज्जा, स्टारबक्स की कॉफी हो या कुछ भी, आप इसे अमेरिका में खाएं या फिर मुंबई के शॉपिंग सेंटर में, इनका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब आप सोच कर देखो, यहाँ लोगों को अपना एक बिजनेस मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बिजनेस को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इन बिजनेस में ऐसा क्या खास है कि KFC पूरी दुनिया में 25,000 से भी ज्यादा अपने आउटलेट्स को मैनेज कर रही है? वेल ऑथर कहते हैं इन लोगों के पास कोई मैजिक नहीं है। ये लोग अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं जिससे ये वेल सेटल्ड तरीके से अपना बिजनेस कर पाते हैं। जब आप अपने बिजनेस में एक सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं तो आपका बिजनेस बिना आपके प्रेजेंस के भी अच्छे से चलता है, और जब ऐसा होता है तभी आप सही मायने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। वरना अगर आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे तो आपको लाइफ टाइम 12-12 घंटे तक काम ही करना पड़ेगा। तो आपका जॉब की जगह बिजनेस करने का क्या ही फायदा होगा? मान लो आप अपने बिजनेस में सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं, तो जब बिजनेस एक्सपेंशन का टाइम आएगा तब अगर आपके पास सिस्टम होगा तो आप उसे इजीली रेप्लिकेट कर पाएंगे। बट अगर आपने कोई सिस्टम बिल्ड नहीं किया होगा तो आपके लिए अपने बिजनेस को अपने पास के शहर में रेप्लिकेट करना भी मुश्किल होगा, जिससे आप चाहकर भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर कभी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको हर चीज शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसा आपने अपने बिजनेस में किया था, इस तरह का सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही अपने बिजनेस का मॉडल कुछ इस तरह से डिजाइन करना होगा कि बाद में अगर आप अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहें तो भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर 4, बिल्ड अ बिजनेस दैट डिपेंड्स ऑन सिस्टम नॉट ऑन पीपल। मान लो आपने बिजनेस की सारी बातें सही से फॉलो की और सारे स्टेजेस को अच्छे से पार किया, जिससे आपका बिजनेस अपने पीक पर जाने वाला था। तभी आपके बिजनेस के मार्केटिंग मैनेजर ने जॉब से रिजाइन कर दिया। अब क्योंकि मार्केटिंग के बिना आपका बिजनेस चल नहीं सकता है, तो आप बताइए ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यहाँ आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आपको अपने मैनेजर की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी या फिर आपको उसे कुछ ऐसा ऑफर देना पड़ेगा जिसे वो रिजेक्ट ही ना कर पाए। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपने जो बिजनेस खड़ा किया है वो पीपल डिपेंडेंट है, जबकि सेम चीज अगर मैकडॉनल्ड के साथ हो तो उन्हें इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर उनका एक आदमी जॉब छोड़कर जाएगा तो वो किसी दूसरे को ट्रेन करेंगे और रख लेंगे, क्योंकि ये बिजनेस लोगों पर नहीं सिस्टम पर चलते हैं। नंबर 5, वर्क ऑन योर बिजनेस बट नॉट इन योर बिजनेस। निधि चाहती है कि डोमिनोज के पिज्जा की तरह उसकी बेकरी का केक पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, तो अपने इस सपने के लिए उसे भी हमारे तरुण की तरह जिंदगी भर 12-15 घंटे तक सिर्फ काम ही करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं बिल्कुल नहीं। माइकल कहते हैं कि अगर आपको कोई बड़ी फ्रेंचाइजी खोलनी है या अपना प्रोडक्ट दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है तो आपको पागलों की तरह खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने केक बनाने के तरीके को या अपने प्रोडक्ट बनाने के तरीके को सिंपल करके नोटबुक में लिख देना चाहिए, ताकि आपके एब्सेंस में अगर उस रेसिपी को सीखकर कोई भी आपकी तरह खाना बना सके और आप जैसा टेस्ट क्रिएट कर सके। ऐसा करके आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं और अपनी जगह
पर दूसरे से काम करवा सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस में काम नहीं करेंगे बल्कि अपने बिजनेस पर काम करेंगे, जिससे आप एक टेक्नीशियन के माइंडसेट से एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग अपने बिजनेस पर नहीं अपने बिजनेस में काम करते हैं, इसलिए उनका बिजनेस फेल भी हो जाता है और वो लाइफ टाइम बिजनेस की जगह जॉब ही करते रह जाते हैं। माइकल गर्बर कहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में काम करते हैं तो आप कोई बिजनेस नहीं करते बल्कि एक जॉब करते हैं, और आपका ये जॉब बाकी के 9 to 5 जॉब से ज्यादा बुरा है, क्योंकि इसमें आपको कितने घंटे काम करने होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर 6, द टर्न की रेवोल्यूशन। क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? एक 10,000 कमाने वाला सोचता है, काश मैं 25,000 कमाता। एक 25,000 कमाने वाला सोचता है, मैं 50,000 कमाता। और जो ऑलरेडी 50,000 कमा रहा है वो सोचता है, काश मैं अपने पैशन पर काम कर पाता। तो आप बताओ, क्या यहाँ कोई भी सेटिस्फाइड है? हमारे पास जितना भी हो, जो भी हो, हम कुछ ना कुछ मिस करते रहते हैं और इसी मिसिंग पीस को हम बाहर ढूंढते हैं, और जब वो पीस हमें नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं, जबकि वो मिसिंग पीस कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। और अपने अंदर के मिसिंग पीस को आप बिजनेस की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। पर ध्यान रहे, अपने बिजनेस के अंदर आपको इतना ज्यादा नहीं घुस जाना है कि आप अपनी लाइफ को ही भूल जाएं, बल्कि आपको अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में छोड़ देना है। इस तरह से बिजनेस करने को ही टर्न की रेवोल्यूशन कहते हैं। कुछ लोग इन बातों को बहुत देर से समझते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर बिजनेस को बंद कर देते हैं, पर कुछ स्मार्ट लोग इन बातों को स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हैं, जिस वजह से उनका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को ही देख सकते हैं। रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने 1940 में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब सभी लोग खाने पीने का बिजनेस कर रहे थे, तब मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने कैलिफोर्निया में अपने बर्गर का बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने न सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट किया बल्कि अपने बिजनेस में यूएसपी भी ऐड की। जहां बाकी रेस्टोरेंट कस्टमर्स को बैठाकर उन्हें खाना सर्व करते, वहीं मैकडॉनल्ड कस्टमर्स को डायरेक्टली उनके कार में उनका ऑर्डर देते, क्योंकि उन्होंने अपना मेन्यू लिमिटेड रखा था, जिससे वो बाकी रेस्टोरेंट के कंपैरिजन फास्ट सर्विस दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस काफी कम टाइम में लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया। एक दिन मैकडॉनल्ड में रे क्रॉक नाम के आदमी आए। मैकडॉनल्ड का खाना और उनका बिजनेस मॉडल देखकर ही रे को समझ आ गया था कि इस बिजनेस को रेप्लिकेट करना आसान है। जिसके बाद रे ने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से बात की और उनसे हाथ मिलाकर मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में खोल दी। अगर रे क्रॉक नहीं होते और उन्होंने मैकडॉनल्ड के बिजनेस सिस्टम को नोटिस नहीं किया होता, तो आज हम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कभी खा ही नहीं पाते, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स तब कभी इंडिया आता ही नहीं, वो सिर्फ कैलिफोर्निया का फेमस रेस्टोरेंट बनकर ही रह जाता। पर क्योंकि मैकडॉनल्ड्स रेप्लिकेबल बिजनेस था, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल हुआ। ऐसे में अगर आप भी मैकडॉनल्ड्स की तरह एक अच्छा रेप्लिकेबल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये 7 स्टेप इसमें आपकी हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 1, फिगरिंग योर प्राइमरी एम। प्राइमरी एम वो है जिसकी वजह से आप बिजनेस को शुरू करते हैं, पर ज्यादातर लोगों के केस में वो जोश में आकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इसीलिए वो टाइम के साथ अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास उनका प्राइमरी एम होता है, जिन्हें पता होता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, उनका बिजनेस रॉकेट की तरह ग्रो करता है, क्योंकि उनके पास एक क्लियर डायरेक्शन होता है। आप अपने प्राइमरी एम को 3 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और आप क्या बनना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की ये खूबी होती है कि उसे पता होता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। वो कभी भी चैलेंजेस लेने से डरता नहीं है, वो चैलेंजेस को फेस करता है। जबकि एक ऑर्डिनरी आदमी प्रॉब्लम आते ही डरने लगता है और वो चीजों को बीच में ही क्विट कर देता है। आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, उससे डिसाइड होगा कि आप बिजनेस कर पाएंगे या नहीं। इसलिए बिंदास होकर अपनी लाइफ जिए। नंबर 2, मेकिंग योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। चलो मान लिया आपने अपने बिजनेस का प्राइमरी एम डिसाइड कर दिया, लेकिन अगर आपको आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ही पता नहीं है, तो आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइडिया आने के बाद आपको अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा। इसके लिए पहले आपको ये तय करना होगा कि जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं, वैसी लाइफ जीने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। बिकॉज जब आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा, तभी आप अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर पाएंगे। एक आदमी 5 करोड़ की कंपनी भी बना सकता है और 50 करोड़ की भी। पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करता है कि वो कितने में सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि जिंदगी में खुशी पैसों से नहीं मिलती, बल्कि आप जैसी लाइफ जीते हैं उससे आपको खुशी होती है। नंबर 3, क्रिएटिंग योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। देखो दोस्तों, कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जाती। आपने सारी स्ट्रेटजी सही से फॉलो की और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया,
पर आप अकेले सारा काम नहीं देख सकते, इसलिए आपको अपने काम की पूरी लिस्ट बनानी होगी और फिर उस काम के अकॉर्डिंग आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी बनाना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आपका बिजनेस आप पर डिपेंडेंट ना रहकर सिस्टम पर डिपेंडेंट रहे। नंबर 4, डिसाइडिंग योर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। आपका बिजनेस स्ट्रक्चर तब तक सही तरीके से काम नहीं करेगा जब तक आप उसे ठीक से मैनेज ना करें, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको ये तो पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है, लेकिन उस काम को कौन करेगा, कैसे वो सारे काम मैनेज होंगे, ये सब तो आप मैनेजमेंट से ही हैंडल करेंगे। नंबर 5, डिसाइड योर पीपल स्ट्रेटेजी। एक सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर के आइडिया, प्लानिंग और मैनेजमेंट से ही खड़ा नहीं होता है, बल्कि एक बिजनेस को खड़ा करने में उसके लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए कंपनी के बारे में सोचने के साथ आपको अपने कंपनी के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको कुछ न कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे कि आपके लोग मोटिवेटेड होकर बिजनेस में काम कर सके। इससे आप एक बॉस से लीडर बन पाएंगे। अपने बिजनेस का पीपल स्ट्रेटेजी डिसाइड करते टाइम आपको 2 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, कभी किसी और को वो काम मत करने दो जो आप नहीं कर सकते। दूसरा, अपने लोगों के साथ अच्छा इमोशनल बॉन्ड बनाकर रखो, इससे आपका लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा। नंबर 6, मेकिंग योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग के बिना बिजनेस का कुछ नहीं हो सकता। सोच कर देखो, आपका प्रोडक्ट तैयार है लेकिन लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो क्या लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे? नहीं ना। इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि जब आपका कस्टमर आपकी दुकान से जाए तो उसके अंदर सेटिस्फेक्शन हो। मार्केटिंग में कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना आपका गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका गोल कस्टमर को वो सेटिस्फेक्शन देने पर होना चाहिए जो उन्हें आपके प्रोडक्ट से मिलेगी। नंबर 7, डिजाइनिंग योर सिस्टम स्ट्रेटेजी। अपने बिजनेस में सब कुछ करने के बाद अब टाइम है अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में डालने का, यानी कि बिजनेस का सिस्टम क्रिएट करने का। आप अपने बिजनेस में 3 तरीके से सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। हार्ड सिस्टम, आपको अपने मशीन रॉ मटेरियल को सही तालमेल में बिठाना है। सॉफ्ट सिस्टम, इसमें आपको अपने बिजनेस के वर्कर्स और एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एंड लास्टली, आपको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम सेट करना पड़ेगा ताकि आपके बिजनेस का हार्ड और सॉफ्ट सिस्टम इजीली मैनेज हो जाए। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपके लिए बिजनेस को रन करना बहुत आसान हो जाएगा और आप एक सिस्टमैटिक रेप्लिकेबल बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू ब्रेन क्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।